नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स दिखाने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंध सूबे में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी और बलूचिस्तान में तालिबान दहशत गर्दों के बढ़ते हमलों पर सूबाई वज़ीर दाखिला की मीडिया ब्रीफिंग पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची की बदहाली को लेकर मकामी बाशिंदों में गम गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अगवाशुदा सिंधियों की रिहाई के लिए कराची में चीखो पुकार करते रहे मुतासरा खानदान। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ने किया तालिबान दहशत गर्दों के हमले रोकने का ऐलान। और कराची शहर की बदहाली की हुकूमती अनदेखी पर गम गुस्से में मकामी बाशिंदगान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंधी कारकुनों की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात को लेकर मचे हाहाकार का। इस सच्चाई की ताजा मिसाल लापता सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने दिए गए एहतजाजी धरने से सामने आई। सिंध सभा के बैनर तले सरापा एहतजाज लापता सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान की तरह अब सिंध सूबे में भी बदअमनी की आग भड़काने की साजिशें तेज कर दी हैं। दिलों में इंतकाम की आग और अपने लापता अजीजों की रिहाई के लिए इंसाफ की गुहार के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के। और कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज लापता सिंधियों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनान पाकिस्तान के सिंध सूबे में लापता अफराद के संगीन मसले को पूरी शिद्दत से उठाने वाले सिंध सभा के सरबराह इनाम अब्बासी की सरबराही में कराची में एहतजाजी मार्च के बाद धरना दिया गया। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बढ़ती बर्बरियत पर खामोशी को पूरी इंसानियत के लिए शर्मसार बताया। उठाए गए एजेंसियों की तरफ से उठाए गए सिंधी बलोच कारकुनान के लिए एहतजाज करते आ रहे हैं। मसखशुदा लाशों के खिलाफ एहतजाज के लिए आपसे अपील करते हैं कि आप उस एहतजाज में शामिल हो कि हम इस रियासत को और उन वहशी दरिंदों को बता सकें कि हम कत्ल तो हो रहे हैं, होते भी रहेंगे, मगर एक दिन आएगा जब इसका हिसाब होगा। इस मौके पर गुज़िश्ता कई बरसों से लापता तमाम सिंधी अफराद की फिलफौर बाजियाबी के लिए कराची प्रेस क्लब में एहतजाजी मार्च भी किया गया। इस एहतजाजी मार्च में शामिल लापता सिंधियों की खवातीन और बच्चे भी हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर आलमी बिरादरी से पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों के सिंध सूबे में बढ़ते जुल्म सितम को रोकने की गुहार लगाते रहे। लापता सिंधी अफराद के मुतासिरा खानदानों के बच्चों को ये तक नहीं मालूम कि उनके वालिद कहाँ हैं और वो बगैर किसी जुर्म के अपने मुल्क पाकिस्तान में खुफिया अजियत खानों में कैद हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों की महकूम कौमों के बेशतर सियासी रहनुमा बैरूनी मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं और अब वो बैरूनी मुल्कों में जिला वतनी की जिंदगी बसर करते हुए इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से पूरी आलमी बिरादरी को बाबर कराने की कोशिशें कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि ये पाकिस्तान में आज भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है, कौमी आवाज़ों को दबाने के लिए, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ों को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब खासकर जो कौमी तहरीकें हैं
جب وہ اپنے قومی حق کی بات کرتی ہیں تو ہم لوگوں کے خلاف ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں ان کی آواز کو دبانے کے لیے. ہم نے یہ جو کراچی سے ہماری سندھی مائیں بہنیں اور آدمی تھے جو کہ جا رہے تھے پیدل مارچ کر رہے تھے کہ وہ جا سکے اور پنڈی JHQ کے سامنے احتجاج تھے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کے پیچھے جس ادارے کا نام ہے وہ JHQ ہے. اسی لیے سندھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پر جائیں گے جو مسنگ پرسن کی فیملیز ہیں, وہاں پر احتجاج کریں گے. ان کو اس طرح سے اوباڑوں کے مقام سے اس طرح سے ان کے اوپر تشدد کرنا, ان کو مارنا, ان کو اٹھانا, ان کو جیلوں میں ڈالنا اور پھر عورتوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. پاکستانی فوج اور اقتدار پر حاوی پنجابی حکمران سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کرتے آئے ہیں اور اس لوٹ کھسوٹ کی مخالفت کرنے والی بلوچ, پشتون اور سندھی قوموں کو ریاستی ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بناتے آئے ہیں. اسی غاصبانہ حکمت عملی کے تحت سندھ صوبے میں سیاسی اور انسانی حقوق کارکنوں کو پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسی ISI جبرن اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کر رہی ہیں. امن و آشتی کی علامت رہے سندھ صوبے میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانے والے سیاسی و سماجی کارکنوں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے غیر انسانی حربے اختیار کر رہی ہیں. مجھے انہوں نے اٹھایا, میری آنکھیں بند کر کے انہوں نے ایک اندھیرے کمرے میں 10.5 مہینے رکھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں. اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے ایسے سرد خانے میں 6 مہینے ایسے سرد خانے میں رکھا جہاں ایسی بھی, ایک تو سردی تھی, ایسی بھی چل رہی تھی اور پنکھا بند ہونے نہیں دے رہے تھے کیونکہ یہاں پر حبس ہو گیا آپ کا 7 رکے گاڑی, ہم ادھر مر رہے ہیں, تھڑک رہے ہیں پورا دن. ایسی انہوں نے ایسی سزائیں سخت ہمیں دی جیسے ہم دشمن کے بچے ہو, جیسے ہم کوئی کسی اور ملک کے بچے ہو. ٹھیک ہے ہمیں اختلاف ہے تو بات کرو. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی نے محکوم قوموں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ صوبے میں آزادی اور علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں. بلوچی, پشتون اور سندھی جیسی محکوم قوموں کے جلا وطن سیاسی رہنما دنیا بھر کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے پاکستان کو عالمی برادری دہشت گرد ملک قرار دیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے نام پر, اسلام کے نام پر اس وقت جس جغرافی کو پاکستان کہا جاتا ہے وہ ایک جبری علاق ہے, وہ ایک قبضہ ہے. پاکستان ایک اسلامک تھیوکریٹک دہشت گرد اور بدماش ریاست ہے جو پورے نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, اور وہ خطرہ جو ہے اس وقت تک قائم رہے گا پوری دنیا کے لیے جب تک یہ پاکستان قائم رہتا ہے. جرمنی ہو, ساؤتھ کوریا ہو یا پھر برطانیہ کی راجدھانی لندن, پاکستان میں محکوم بلوچوں, سندھیوں, پشتونوں اور سرائکیوں کے ساتھ بڑھتے امتیازی سلوک کو لے کر مختلف بیرونی ملکوں میں آئے روز احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. سیاسی و علیحدگی پسند جماعتوں کے جلا وطن لیڈران کی جانب سے آئے روز احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے پاکستانی حکمرانوں کی بین الاقوامی سطح پر شدید فضیحت ہو رہی ہے. لیکن دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے چلتے سیاسی, سماجی اور معاشی طور پر دیوالیے پن کے کگار پر کھڑے پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں اب اپنی کالی کرتوتوں سے باز نہیں آ رہی ہیں. اب بات پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی, جس کا خمیازہ اب خود پورے پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے.
تشویشناک پہلو یہ ہے کہ جس پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کی حکومت کی بحالی میں بھرپور تعاون دیا، وہی طالبان دہشت گرد اب افغانستان کی سرحد سے سٹے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے میں خوفناک حملوں کے ذریعے پاکستان کی ریاستی رٹ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں۔ انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کی پش پناہی کی ریاستی پالیسی کا خامیازہ اب خود پورے پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس سچائی کی تصدیق افغانستان میں طالبان حکومت کی بحالی کے بعد پاکستان کے سرحدی صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں طالبان دہشت گردوں کے بڑھتے حملے کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک حملہ بلوچستان کے چمن علاقے میں انسداد پولیو ٹیم پر کیا گیا۔ اس حملے میں ایک حفاظتی اہلکار حبیب الرحمان جام حق ہو گیا۔ لوگوں کی مال اور جان کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ تو انشاءاللہ یہ بدامنی کی لہر جو انہوں نے دہشت گردوں نے پولیو ورکرز پر یا سیکورٹی فورسز پر جو لایا ہے، اس کو انشاءاللہ ہماری فورسز اور ہماری حکومت کنٹرول کرے گی، اور ان جو عناصر ہیں ان سے سختی سے نمٹیں گے اور ان کو ان کے انجام تک ہم انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے طالبان دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا صوبے کے ٹانگ ضلع میں بھی انسداد پولیو ٹیم پر حملہ کیا۔ چشمدیدوں کے مطابق اس حملے کے بعد حفاظتی اہلکاروں اور طالبان دہشت گردوں کے درمیان گولی باری بھی ہوئی، لیکن اس مقابلے میں حفاظتی اہلکاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ دہشت گرد باحفاظت فرار ہو گئے۔ لہذا پاکستان میں پولیو ٹیم پر دہشت گردانہ حملوں میں اضافے پر WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے گہری تشویش ظاہر کی۔ اس پر بلوچستان کے مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو یہ وضاحت دیتے رہے۔ TTP ایک انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم ہے جو گزشتہ 15-20 سال سے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے اور دہشت گردی میں ملوث ہے۔ جب افغانستان میں حکومت چینج ہو گئی تو طالبان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے تھے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے طالبان کے آنے سے TTP کی وہاں جو ہے نقل و حرکت اور ان کی ایکٹیویٹیز میں کمی آئے گی اور طالبان ان کو کنٹرول کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید کم کیا ہوا ہوگا، لیکن مکمل طور پر ابھی بھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے مثبت پیغامات نہیں لا رہی۔ احتجاج جو ہے جمہوری حق ہے۔ آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے جو ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں، آپ کے پریس کلب کے سامنے لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ ہم ان سے مذاکرات کر کے ان کے مسائل حل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا ان کے جو ڈیمانڈ ہے وہ جینین ہوتے ہیں اور ریاست پاکستان کے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس خیال سے کوئی وہ نکالتا ہے، احتجاج کرتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ملکی اداروں کے خلاف بات کرے گا یا ملکی اداروں کو دنیا میں جو ہے سبکی کرے گی ان کی، تو ایسے احتجاج کی میں سمجھتا ہوں حکومت کو بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، پرامن احتجاج ہر ایک شہری کا جمہوری حق ہے، ہر سیاسی پارٹی کا جمہوری حق ہے۔ بلوچستان کے مشیر داخلہ ضیاء لانگو کے احتجاج کو جمہوری حق بتائے جانے کے خوفناک دعووں کی حقیقت کوئٹہ میں خواتین مظاہرین کے ساتھ ریاستی دہشت گردی کے انسانیت سوز مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والے پاکستان کے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر پرامن دھرنے پر بیٹھی خواتین ڈاکٹرز کو جبراً گرفتار ہی نہیں کیا گیا، بلکہ جیلوں میں ان کے ساتھ دہشت گردوں سے بدتر سلوک کیا گیا۔ ان خواتین ڈاکٹرز کا قصور صرف یہ رہا کہ وہ فزیو تھراپسٹ ایسوسی ایشن آف بلوچستان کے بینر تلے اپنی جائز مانگوں کو لے کر کئی روز سے احتجاجی دھرنا دے رہے تھے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے
पोर्ट सिटी कराची की बदहाली को लेकर मकामी बाशिंदों में गम गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्पनाही की सरकारी पॉलिसी अब खुद पाकिस्तान के लिए बवाले जान बनती जा रही है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके लक्की मरवत में पुलिस वैन पर किए गए दहशतगर्दाना हमले से सामने आई। इस हमले के नतीजे में एएसआई समेत 5 पुलिस एहलकारों के जाम होने की फौरी तस्दीक की गई। खास बात यह रही कि इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने कबूल करते हुए मजीद हमले करने की धमकी दी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस हमले पर अफसोस जाहिर करते हुए तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करने की बात कही। पाकिस्तान के सिंध सूबे के सहबंद शरीफ इलाके में एक मुसाफिर वैन के हौलनाक हादसे का शिकार होने पर हर तरफ हाहाकार मच गया। सहबंद में टोल प्लाजा के पास बड़ा कट लगा होने की वजह से ये दर्दनाक हादसा पेश आया, क्योंकि तबाहकुन सैलाब के दौरान मंछर झील के पानी की निकासी के लिए ये कट लगाया गया था, लेकिन उसे अभी तक बंद नहीं किया गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू और पुलिस टीम ने इस हादसे में फौरी तौर पर 20 मुसाफिरों के जाँ बहक और 1 दर्जन के जख्मी होने की तस्दीक की। जख्मियों को सहबंद के हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद बताया कि मीरपुर से चली इस वैन में एक ही खानदान सहबंद शरीफ पर जियारत के लिए आया था। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के जुल्म और ज्यादतियों से अजीरन बलोचिस्तान की ख्वातीन ने कराची में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बलोच ख्वातीन ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है और इस ऑपरेशंस की आड़ में बलोचिस्तान की ख्वातीन और बच्चों तक को अगवा किया जा रहा है। मुतासिरा खानदानों ने इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से पाकिस्तान में बलोच कौम की बढ़ती नस्लकुशी को रोकने के लिए फिलफौर मुअस्सर कदम उठाने की गुहार लगाई। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के बाद अब पंजाब सूबे में भी रसोई गैस की किल्लत को लेकर सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रसोई गैस के बहरान से अजीरन लोगों ने बताया कि इस बार तो सर्दियों की शुरुआत से पहले ही गैस नहीं मिल रही है, लिहाजा उन्हें बच्चों तक को बगैर नाश्ते और खाने के स्कूल भेजना पड़ रहा है। पंजाब सूबे के लाहौर और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों तक में रसोई गैस न आने पर इलाका मकीन सुई सर्दन गैस अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरने पर बैठ गए, लेकिन सुई सर्दन गैस अथॉरिटी की इंतजामिया का मौकिफ है कि मांग के मुताबिक गैस की पैदावार में कमी के आलम में वो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में अफगानी पनाह गुज़ीनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज हो गया है। सिंध पुलिस के एजाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 4 महीनों के अंदर ही कराची शहर के अंदरूनी इलाकों में बगैर किसी शिनाख्ती कार्ड के गैर कानूनी तौर पर रह रहे 1500 से ज्यादा अफगानी शहरी गिरफ्तार किए गए। इनमें अफगानी ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। लिहाजा गिरफ्तार शुदा अफगानी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस होने के शुकूक व शुबहात होने पर बलूचिस्तान में चमन बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन अफगान पनाह गुज़ीनों ने सिंध पुलिस के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के इल्जामात को बेबुनियाद बताया और रोजी रोटी की तलाश में कराची का रुख करने की बात कही। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुश्तरका बैनर तले सरकारी हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जेरे मुलाजिमत जूनियर डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ्स का गुज़िश्ता कई रोज से जारी एहतजाजी धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुरअमन मुजाहिरीन पर बर्पा किए गए रियासती तशद्दुद को लेकर हुई फजीहत पर सिंध सूबाई हुकूमत में वजीर नासिर शाह ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ओहदेदारों से सुलह समझौता करने पहुंचे। इस मौके पर सूबाई वजीर नासिर शाह ने कोरोना रिस्क अलाउंस की मांग को नाजायज बताते हुए दीगर मांगों पर गौर करने का यकीन दिलाया, लेकिन मुजाहिरीन ने अपनी तमाम मांगों के हक में हुकूमती नोटिफिकेशन जारी न होने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुतवाजी निजाम वाले बलूचिस्तान में बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान में सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब लोगों को सब्सिडी रेट्स पर फरोख्त करने के लिए पहुंचने वाली सस्ते आटे की कालाबाजारी के सनसनीखेज इंकशाफात से सामने आई। शिकायत मिलने पर क्वेटा के कमिश्नर की जानिब से बलूचिस्तान में चमन बॉर्डर पर अचानक छापा मारा गया तो आटे की कालाबाजारी में मुलव्विस अफराद को रंगे हाथों पकड़ा गया।
तशवीशनाक बात यह है कि सस्ते आटे की बोरियों को अफगानी कारोबारियों को ब्लैक करने के धंधे में सरकारी महकमे के मुलाजमीन बराह रास्त मुलव्विस पाए गए। एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची की बदहाली को लेकर मकामी बाशिंदों में बेइत्मीनानी की लहर का। लोगों में इस बात को लेकर गम गुस्सा है कि कराची समेत पूरा सिंध सूबा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, ताहम पाकिस्तान का हुक्मरां तबका पोर्ट सिटी कराची की गुज़श्ता 75 वर्षों से मुसलसल अनदेखी कर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तिजारती शहर कराची को बिजली, पानी, सड़कें और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात तक से महरूम रखा हुआ है। पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी है कराची शहर। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाले पोर्ट सिटी कराची को मिनी पाकिस्तान भी माना जाता है, क्योंकि तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी वाले कराची शहर में पाकिस्तान के हर कोने, हर नस्ल मजहब से ताल्लुक रखने वाले ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों से आए खानदान भी आबाद हैं। साहिल समंदर पर बसा कराची शहर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बावजूद कराची शहर मसाइलिस्तान बन चुका है। कराची की बदहाली के लिए मकामी बाशिंदगान हुकूमती बेहिसी और सरकारी महकमों में बदउनवानियों के बढ़ते बोलबाले को कसूरवार ठहराते हैं। जो तरक्याती स्कीमें हैं इनकी ख़ास तौर पे कराची शहर के लिए, तो उसमें उन्होंने मनमानी की है। मनमानी यूँ की गई कि अपनी पसंद के ठेकेदारों को उन्होंने पहले से ही चेक दे दिए। ये स्टोरी मुख्तलिफ उस पर चली भी थी कि भाई आप भी, उन्होंने रीज़न क्या दिया था कि ये जो है ना पहले पैसे दे रहे हैं इनको ताकि ये जल्दी काम करेंगे। सड़कों, कराची की सड़कें जो थी जिसके लिए कहा जाता था कि यहाँ की सड़कें धुलती हैं, यहाँ के जो है ना वो गाड़ियाँ हो गई या जो भी हो गए लोग इधर की आके लेते थे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि कराची की गाड़ी नहीं चाहिए क्योंकि कराची अभी खंडर बन गया है। हर सड़क, हर गली आप देखेंगे ना वो बिल्कुल या तो गटरों बन रहा है या तो टूट फूट का शिकार है। कभी रोशनियों के शहर के तौर पर मकबूल रहे कराची शहर में अब तवानाई की शदीद किल्लत यानी बिजली की बेतहाशा लोड शेडिंग की वजह से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। यही वजह है कि कराची में सन्नतकारी और तिजारत पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी है और लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। इन हालात में खस्ता हाल सड़कें, जगह जगह खतरनाक गड्ढे और गंदगी के ढेर के सबब कराची अब खौफनाक खंडहर का मंजर पेश करती है। ये अगर करप्शन और इस तरह की वो नहीं रुकेगी तो शहर जो है ना ये मोहनजोदड़ो शहर बन जाएगा। आप देखें, क्योंकि अब लोग अक्सर बिजनेसमैन यहाँ से चले गए, अक्सर कारोबारी लोग यहाँ से चले गए क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप उनको सहूलत दे नहीं रही है और उसके मद में आप टैक्स लेते जा रहे हैं, तो वो लोग क्यों रहेंगे यहाँ? मुझे नहीं लगता कराची में बेहतरी आ जाए एमकेएम के जाने से। वो तो अपने मकसद के लिए जाते हैं। पहले भी एमकेएम थी, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रहे हैं, 2008 में आपको याद होगा, उसके बाद भी जो है ना इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन उन्होंने दोनों ने मिलकर शहर के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तीसरी पार्टी थी उसने भी नहीं किया। ये पब्लिक को अभी उठना पड़ेगा। कोई ऐसा नेक बंदा उठे जो शहर को बनाए और पब्लिक को सोचना पड़ेगा। आप रोजमर्रा जिंदगी हो या फिर गाड़ी की रफ्तार, दोनों के लिए बेहतर सड़कें और बुनियादी सहूलियात का होना लाजमी है। कारोबार और रोजगार के लिए रोजाना आमदोरफ्त करने वाले लोगों को टूटी फूटी सड़कों की वजह से शदीद मुश्किलात व हादसों से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में कराची के बाशिंदे ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार उनके दिन कब बदलेंगे।
पाकिस्तानी हुकूमत और सिंध सूबाई हुकूमत उनको दरपेश मसाइल कब हल करेगी। पीपल्स पार्टी 12, 15, 14 साल से सिर्फ सिंध में नहीं, कराची की शहरी हुकूमतों में भी जो है ना वो उनके लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मनपसंद बिठाए हुए हैं। या तो उन्होंने अपने इत्तेहादी जो जमात है, जो MQM जो खामोश इत्तेहादी है उनके थ्रू वो काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा दे दिया, वो खामोश होकर बैठ गए। PTI उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। वो जो वफाक में थे उन्होंने ऐलान किया था 1100 अरब रुपये का, 1 अरब भी नहीं मिला। तो इस तरह सब ने कराची को खाया है, कराची से पैसे लिए हैं, लगाया नहीं है। पीपल्स पार्टी तो आज भी जो है ना वो अरबों खरबों रुपए यहाँ से ले रही है, लेकिन आप सड़क तो नहीं बना रहे। बहरहाल पाकिस्तानी हुक्मरानों के लापरवाह रवैये के चलते सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में दिहाड़ी मजदूरों तक को काम नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा कराची में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी, मुआशी बदहाली और महंगाई के आलम में लूट मार व चोरी डकैती की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि सिविल सोसाइटी और समाजी इंसानी हुकूक कारकुनों में इस बात को लेकर तशवीश बढ़ रही है कि कराची पुलिस जराइम की वारदातों को रोकने के बजाय माफिया व जराइम पेशा गिरोहों की मुआवनत कर रही है। इस सूरत हाल में कराची शहर के बाशिंदे किससे फरियाद करें और जाएं तो कहां जाएं? आखिर में वक्त है मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।